नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज डेट है 3 अक्टूबर। तो आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबर है हम उन्हें एक एक करके विस्तार से देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट क्या है? अगर सफल होने का हमारा इरादा काफी मजबूत होगा तो नाकामी हम पर हावी नहीं हो सकती। और ये कथन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। इसका मतलब क्या होता है? इसका आसान सा मतलब ये है कि अगर हमारा इरादा और हौसला मजबूत होगा तो असफलता हमें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। यानी कि पक्के इरादे वाले इंसान को नाकामियां हरा नहीं सकती हैं। अब देख लेते हैं हम पिछले अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2023 में कृषि क्षेत्र से आत्महत्याओं की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई? आपके ऑप्शन से ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। और इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी महाराष्ट्र। इसके विश्लेषण को आप हमारे पिछले एपिसोड में जा करके समझ सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की हमारी पहली न्यूज के साथ। न्यूज क्या है? गवर्नमेंट हाइक्स वीट MSP बाय 160 रुपी पर क्विंटल। यानी कि केंद्र सरकार ने विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का MSP बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ जो नई दर है वो 2585 रुपए प्रति क्विंटल होगी और जो पिछली दर थी वो 2425 रुपए प्रति क्विंटल थी। यानी कि इसमें 6.59% की वृद्धि हुई है। इसी के साथ सरकार का लक्ष्य 2025 तक 119 मिलियन टन का उत्पादन करना है। अब इतना समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP होता क्या है। तो इसका सीधा सा मतलब है वह मूल्य जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। यानी कि सरकार पहले से ये तय करती है कि अगर किसान अपनी फसल बेचने जाए और बाजार में उन्हें अच्छा दाम न मिले तो भी सरकार जो है उनकी फसल एक तय न्यूनतम दाम पर खरीदेगी। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को फसल का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करना, फसल बिक्री के समय होने वाले जोखिमों को कम करना। और इसका फायदा क्या होगा किसानों को? तो सीधे सीधे इसका फायदा ये होता है कि किसानों को अपनी मेहनत और लागत का कम से कम पैसा तो जरूर मिल जाता है। इसके अलावा अगर बाजार में दाम बहुत ज्यादा गिर जाता है तब भी उन्हें नुकसान नहीं झेलना पड़ता है। इससे उनकी आमदनी थोड़ी सुरक्षित रहती है। और सीधी भाषा में MSP जो है यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो किसानों के लिए सरकार की एक गारंटी है जिससे उनकी फसल का दाम एक तय सीमा से नीचे नहीं जाता है। अब इतना समझने के बाद बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, ठुमरी लॉसेस इट्स वॉइस एज पंडित छन्नूलाल मिश्रा पासिस अवे लिविंग अ म्यूजिकल लेगेसी। प्रसिद्ध ठुमरी गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हो गया और इनका निधन हुआ है इनकी आयु संबंधी बीमारियों के कारण। अब हम एक बार इनके बारे में समझ लेते हैं। तो संगीत यात्रा और योगदान को ही हम सबसे पहले देखेंगे तो ठुमरी, चैती, होरी, ख्याल आदि शैलियों में इन्होंने महारत हासिल की थी। इन्होंने संगीत को आम जनता तक पहुंचाया जिसमें कि भक्ति संगीत को इन्होंने सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया। इसके साथ ही तुलसीदास, कबीर जैसे कवियों की रचनाओं को इन्होंने अपनी आवाज दी, अपना स्वर दिया। इन्होंने अपनी एक अलग शैली बनाई जिसमें कि किराना और बनारस घराने की परंपराओं को मिलाकर इनकी शैली देखने को मिलेगी जिसमें गहराई और काव्यात्मकता दोनों ही झलकती है। अब एक बार इनके जीवन पहचान को देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1936 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में। और इन्होंने किराना घराने के उस्ताद अब्दुल गनी खां और संगीतज्ञ ठाकुर जयदेव सिंह से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। आपको बता दें कि इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। और इनकी लोकप्रियता तब हुई जब आरक्षण मूवी आती है 2011 में, उनका उसमें एक गीत आता है और इसके बाद से ही इन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की। अब समझ लेते हैं ठुमरी के बारे में। तो ठुमरी जो है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक लोकप्रिय गायन शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से हुई है। इसमें भगवान कृष्ण और राधा के जीवन के प्रसंगों का वर्णन मिलता है और गीत की भाषा ब्रज भाषा है। और इसके मुख्य घराने की बात करें तो इसके मुख्य घराने बनारस, लखनऊ और पटियाला हैं। अगली न्यूज है, नेचुरल फोर्सेस लाइक लाइटनिंग एंड हीट किल्ड 6444 इन 2023 सेज NCRB रिपोर्ट। आपने देखा कि NCRB की 2023 की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने अलग अलग डेटा जारी किया है। और आज जो हमारा डेटा है वो भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याओं पर है जिसमें कि कुल मौतों की बात करें तो कुल मौत हुई है 2023 में 6444 और इसमें भी 39.7% या 2560 सिर्फ बिजली गिरने से मौतें हुई हैं। हालांकि रिपोर्ट में प्रमुख कारण भी दिए हैं जिसमें कि शामिल है आपका बिजली गिरने से 2560 मौतें हुई हैं, लू और हीट वेव से 804 मौतें हुई हैं, ठंड लगने के कारण 733 मौतें हुई हैं। इसके अलावा बाढ़, भूस्खलन, भारी वर्षा भी इसमें मुख्य कारणों में शामिल है। इसके साथ साथ सांप के काटने से कुल 10,144 मौतें हुई हैं
जो कि 2022 से 0.6% अधिक है। अब एक बार इन मौतों की राज्यवार स्थिति को देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा मौत ओडिशा में हुई है 1351, उत्तर प्रदेश में 852, मध्य प्रदेश में 789, बिहार में 679, झारखंड में 401 और महाराष्ट्र में 312। वहीं बिजली गिरने से सबसे अधिक मौतें मध्य प्रदेश में 397, बिहार में 345, ओडिशा में 294, उत्तर प्रदेश में 287 और झारखंड में 194 मौतें हुई हैं। इसके अलावा सबसे अधिक प्रभावित आयु वर्ग की बात करें, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं, उसमें मरने वाले पीड़ितों में 30 से 45 वर्ष की बात करें तो 34.8% रहा है। 45 से 60 आयु वर्ग की बात करें तो 28.8% रहा है। वहीं तेलंगाना में 62% मौतें जो है हीट वेव से हुई हैं। इसके साथ साथ भूस्खलन से सबसे अधिक मौतें जो है वो पहाड़ी राज्यों में देखने को मिली है, जिसमें कि मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय शामिल है। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है 83 स्नो लेपर्ड्स इन हिमाचल काउंट अप फ्रॉम 51 इन 2021 सर्वे, यानी कि हाल ही में एक सर्वे किया गया जिसमें कि हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदुओं की संख्या बढ़ गई है। आपको बता दें कि 2021 में ये संख्या 51 थी और 2023 में बढ़कर 83 हो गई है। ये जो सर्वेक्षण किया गया है इसको पूरा करने में 1 साल लगा है और ये प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन यानी NCF के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया है। अब बात कर लेते हैं ये जो सर्वे इसकी प्रमुख बातों को। तो इसमें स्पीति घाटी, किन्नौर, पांगी, लाहौल आदि जैसे क्षेत्रों में जो है कि 26,000 वर्ग किलोमीटर के आवास में लगभग 271 कैमरा ट्रैप लगाए गए और सर्वेक्षण में ये भी बताया गया है कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में जो तेंदुओं का घनत्व है 0.16 से 0.53 देखने को मिला है, जिसमें कि स्पीति और पिन घाटी के ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, उसके बाद ऊपरी किन्नौर और ताबो में सबसे अधिक घनत्व जो है वो दर्ज किया गया है। अब समझ लेते हैं कि हिम तेंदुआ के बारे में। तो हिम तेंदुआ जो है वो मध्यम आकार की एक बड़ी बिल्ली है। निवास स्थान की बात करें तो ये मध्य व दक्षिण एशिया के उबड़ खाबड़ और चट्टानी इलाके में पाई जाती है और प्रायः 3000 से 5000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। चीन, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, रूस और मंगोलिया सहित कुल 12 देशों में इनकी जो है वो उपस्थिति देखने को मिलती है। अगर भारत में बात करें तो भारत में आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये पाए जाते हैं। अब हिम तेंदुए की संरक्षण स्थिति की बात करें तो IUCN में इसे संवेदनशील में रखा गया। साइट्स की परिशिष्ट 1 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में ये शामिल किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। न्यूज क्या है, मंत्रिमंडल ने जैव चिकित्सीय अनुसंधान करियर कार्यक्रम यानी BRCP के तीसरे चरण को मंजूरी दी है। जैसा कि हमने डिस्कस करा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम यानी BCRP चरण 3 को मंजूरी दे दी है और इसकी अवधि जो है 2025-26 से 2030-31 तक पहला चरण होगा, 2031-32 से 2037-38 तक इसका दूसरा चरण होगा। और ये जो कार्यक्रम है इसमें आपकी जैव प्रौद्योगिकी विभाग और वेलकम ट्रस्ट, ब्रिटेन और SPV इंडिया अलायंस की साझेदारी से ये क्रियान्वित किया जा रहा है और इसमें जो कुल लागत है वो आपकी 1500 करोड़ रुपए है। वहीं DBT भारत का योगदान 1000 करोड़ रुपए का और वेलकम ट्रस्ट का जो निवेश है इसमें 500 करोड़ रुपए देखने को मिलेगा। अब एक बार ये जो कार्यक्रम है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो ये जो बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम है इसकी शुरुआत आपकी 2008 से 9 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत में विश्व स्तरीय बायोमेडिकल रिसर्च और वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा देना है। अगर बात करें इसके महत्व की तो ये भारत को वैश्विक स्तर पर जैव चिकित्सा अनुसंधान का केंद्र बनाने में मदद करेगा। इसके साथ ही ये युवाओं को रिसर्च के क्षेत्र में करियर बनाने का भी अवसर मिलेगा और साथ ही साथ स्वास्थ्य और विज्ञान दोनों क्षेत्रों में भारत की क्षमता और नवाचार को विश्व में पहचान मिलेगी। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, हिम तेंदुए की IUCN रेड लिस्ट स्थिति क्या है? आपके ऑप्शंस हैं A संकटग्रस्त, B असुरक्षित, C अति संकटग्रस्त या D निकट संकटग्रस्त। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ।